बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से कि अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, फिर हमने फार्मूलाज इनके पढ़े। आज हमने देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हमें कहाँ से हासिल हो सकते हैं, हम कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर नेचुरली एग्जिस्टेंस की बात होती है तो इनको हम हासिल कर सकते हैं प्लांट्स से और एनिमल्स से। फर्दर हमने पढ़ा कि ये पेट्रोलियम की फॉर्म में होते हैं, कोल की फॉर्म में होते हैं, नेचुरल गैस की फॉर्म में होते हैं। तो ये भी हमें यहाँ से ही पता चलेगा कि बेसिकली वो पेट्रोलियम कैसे बना, वो कोल कैसे बनी, नेचुरल गैस कैसे बनी। तो ये भी बेसिकली बने तो प्लांट से ही हैं, लेकिन ये लिविंग प्लांट से नहीं बने होते, ये डेड प्लांट से बने होते हैं। सो आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली प्रिपेयर होते हैं बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स से हम नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास लिविंग फॉर्म में होते हैं तो वहां से हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे होते हैं। इनकी डिटेल अभी हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं डेड प्लांट्स की, तो डेड प्लांट्स जब जेर ज़मीन दफन हो जाते हैं, बरिड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ये जब ज़मीन की सतह के नीचे दफन हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हम जो कोयला इस्तेमाल करते हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। जो पेट्रोलियम से मुराद ओनली पेट्रोल नहीं है, जितनी भी ऑयल की टाइप्स हैं वो सारी पेट्रोलियम कहलाती हैं। तो पेट्रोलियम जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी डीजल ऑयल है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम में आ जाती हैं। और इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करते हैं, ये तमाम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से बने कि बहुत साल पहले, अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो, जब डेड प्लांट्स थे वो ज़मीन की सतह के नीचे दफन हो गए। उनके दफन होने के बाद क्या हुआ कि क्योंकि ज़मीन की सतह बिनेथ द अर्थ क्रस्ट जो होता है वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम बेसिकली अर्थ की 7 लेयर्स पढ़ते हैं। जो सबसे अपर लेयर है उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसके बाद ज़मीन के नीचे 7 लेयर्स हैं। हर लेयर का टेम्परेचर दूसरी से मुख्तलिफ है। जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं टेम्परेचर इनहेंस होता चला जाता है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि डेड प्लांट थे वो बरिड हो गए अंडर द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की सतह के नीचे, आर कन्वर्टेड इनटू कोल, और वो कन्वर्ट हो गए कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में थ्रू बायोकेमिकल रिएक्शंस की मदद से। यानी मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए। मैं बायोकेमिकल रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम बायोकेमिकल रिएक्शन का वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी साथ साथ अफेक्ट कर रहे हो केमिकल रिएक्शन को। हम इन्हें इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जब एक पौधा डेड फॉर्म में होता है तो उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको कंप्लीटली डिकम्पोज करके मिट्टी में मिक्स करने के लिए वहाँ पे कुछ फंगल और बैक्टीरियल अटैक होता है। जो फंजाई और बैक्टीरिया हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर के अंदर मौजूद होते हैं, वो उस पर अटैक करते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद वो जो प्लांट होता है वो ज़मीन के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो फिर हमें ये लगता है कि शायद वो इसमें कम्प्लीटली खत्म हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो क्योंकि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ एडिशनल कंपोनेंट के तौर पे ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, इसीलिए ऐसे कोई भी प्रोसेस जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट कर रहे हैं उनको नाम दिया जाता है बायोकेमिकल प्रोसेस का। कि बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई केमिकल चेंज अकर हुआ। तो हम ये कहते हैं कि डिकम्पोजिशन हुई। डिकम्पोजिशन हो किसकी रही है? डिकम्पोजिशन हो रही है डेड प्लांट की। डेड प्लांट जो ज़मीन की सतह के नीचे दफन हुए वो डिकम्पोज हो गए, उनकी तोड़फोड़ हो गई, और उसके नतीजे में क्या होता है कि वो कन्वर्ट इनटू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो जाते हैं। इन मटेरियल को हम कहते हैं कि ये सबसे अहम सोर्स है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट की। हम अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंसेस हैं उनमें कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। यानी अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का, किसी सोर्स का यूज़ देखा जा रहा है तो वो ये तीनों चीज़ें हैं। हम सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। अब ये कहा जाता है कि हम इनको कम से कम यूटिलाइज करें, इनकी जगह कोई अल्टरनेटिव लेके आएँ, क्योंकि ये लिविंग जो बेसिकली हम अगर इनको प्रोड्यूस करवाना चाहेंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर इनके नेचुरल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो जिन ममालिक में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अगर एक सीक्वेंस में इन्हें इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इनका जो है वो पीरियड हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है तो उसके नतीजे में यही कहा जाता है कि क्योंकि इसे प्रोसीड होने में, इनके बनने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर इस तरह से ये चीज़ें इस्तेमाल होती गई तो एक टाइम आएगा जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो बायोकेमिकल प्रोसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि हम फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम को, इंडस्ट्रीज़ में हम कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नेचुरल गैस को इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम देखें किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। हमारे जितने भी मेजर रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे ऑर्गेनिक के नेचर हैं। सो हम देख लेते हैं कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से एक फ्लो चार्ट देखते हैं कि किस तरह हम लिविंग एंड नॉन लिविंग एनिमल्स से या फिर ऑर्गेनिजम्स से हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दो तरह से हैं, या तो हम एनिमल से हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेचुरली, या प्लांट से। पहले एनिमल्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर एनिमल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं तो प्रोटीन्स की फॉर्म में करते हैं या फिर लिपिड्स की फॉर्म में, यानी फैट्स या ऑयल के फॉर्म में। अब प्रोटीन बेसिकली ऑर्गेनिक की नेचर है। प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, फैट और ऑयल दोनों ऑर्गेनिक की नेचर हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोटीन में भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं, एंड फैट्स एंड ऑयल में भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं। तो ये दोनों जो है ऑर्गेनिक डेरिवेटिव हैं बेसिकली, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जिसमें दो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, फैट्स एंड ऑयल। तो सबसे पहले हम प्रोटीन देख लेते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमें कहाँ से हासिल हो सकते हैं? आमतौर पे एग से हम हासिल कर सकते हैं, मटन, इसके अलावा मीट की जितनी टाइप्स हैं वहाँ से हम प्रोटीन्स हासिल ईजिली कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फैट या फिर ऑयल की, तो वो हमें कहाँ से हासिल होते हैं? मिल्क से हमें हासिल होते हैं फैट्स, बटर से हमें हासिल होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल जो है वहाँ से भी हमें ऑयली प्रोडक्ट हासिल हो जाती हैं। ये बात हो रही है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड टू एनिमल की। एनिमल में दो चीज़ें हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स ऑयल। प्रोटीन हासिल हो रही है एग मटन से, फैट हासिल हो रही है मिल्क बटर वगैरह से। अब हम आ जाते हैं प्लांट पे। प्लांट में हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। प्लांट या तो लिविंग हो सकते हैं या फिर नॉन लिविंग हो सकते हैं। अगर हम लिविंग प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट हम हासिल करते हैं पौधों से। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? चावलों से हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, गंदम से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जितने भी अनाज की टाइप्स हैं उन तमाम चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर। तो ये हमारे पास सोर्सेज हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसके अलावा हम प्रोटीन पौधों से भी हासिल करते हैं, जैसा कि दालें हैं, पल्सेस वगैरह, बीन्स वगैरह। अब अगर हम वाइटामिन्स की बात करते हैं, वाइटामिन्स के बारे में हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में। उसमें हमने कहा था कि वाइटामिन्स हमारे पास एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी जो है वो डिजीज की सूरत में सामने आती है। तो देखें वाइटामिन्स भी बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। हम इन्हें कहाँ से हासिल करते हैं? हम वाइटामिन्स की मेजर सोर्स जो कंसीडर करते हैं वो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, वो चाहे एप्पल है, ऑरेंज है। ये दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो ये असेंशियल नहीं है कि यही है सिर्फ, इसके अलावा भी है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं उनके बाद एक्सेट्रा मेंशन किया हुआ है कि इसके अलावा भी हो सकते हैं। ऑयल्स जो हैं ये भी लिविंग प्लांट से हमें हासिल होते हैं, जैसे पाम ऑयल है, ऑलिव ऑयल वगैरह। ये तमाम चीज़ें ऑयल जितने भी हम देखते हैं, ये दो की एग्जांपल मैंने लिखी है। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल, जितने भी हम ऑयल की टाइप पढ़ते हैं वो सारी की सारी जो है वो ऑर्गेनिक in नेचर होती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं डेड प्लांट्स की। डेड प्लांट्स से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं? डेड प्लांट्स से हमें नेचुरल गैस हासिल होती है, पेट्रोलियम एंड कोल, एंड दीज आर दी मेजर नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फिर हम डिस्कस करते हैं कोल के बारे में। कोल क्या चीज़ है? कोल किसे कहा जाता है? कोल कहा जाता है कोयले को। हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। इसके अलावा ये हमने कॉम्पोजिशन की बात की हुई है यहाँ पे। कोल हमारे पास ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। अगर हम बात करते हैं इसमें ट्रेस अमाउंट की, तो थोड़ी कुछ ऐसी कोल की टाइप्स हैं जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन भी मौजूद हो सकते हैं। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन है, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। ये क्योंकि कोल की अगर लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन पूछी जाती है तो वहां पे भी आप ये कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे कोल का, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा तो दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। मैंने इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में इसे मेंशन कर दिया है कि आपको आंसर दोबारा ढूंढना ना पड़े। अब देखिए कि कोल कैसे बनी थी। कोल ऐसे बनी थी कि डिकम्पोजिशन हुई, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि डिकम्पोजिशन हुई थी डेड प्लांट्स की। जो डेड प्लांट थे, वो पौधे जो मर गए थे, डेड हो गए थे, वो जमीन की सतह के नीचे दफन हो गए, बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, जमीन की सतह के नीचे दफन हो गए मिलियंस ऑफ ईयर अगो। यहाँ पे 500 मिलियंस ऑफ ईयर का अगर हम टाइम स्पैन मेंशन करते हैं तो इतना टाइम लग जाता है इनको कन्वर्ट होने में। कोल कैसे बनी थी? कोल वाज फॉर्म्ड, कोल बनी थी बाय द डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन हुई, किसकी डिकम्पोजिशन हुई? डेड प्लांट्स की। कैसे कि वो कहाँ पे मौजूद थे? बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो जमीन की सतह के नीचे दफन हो गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो।
मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डेड प्लांट जो जमीन की सतह के नीचे दफन हो गए थे, उनकी डिकम्पोजिशन के नतीजे में कोल बनी थी, कोयला बना था। अब हम कहते हैं कि वो कोल की जो कन्वर्जन है या वो लकड़ी है वो किस तरह से कन्वर्ट हो गई कोल में। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये बहुत ही स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसे होने में बहुत टाइम लग जाता है, तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स इसे रिक्वायर होते हैं इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड होने में। देखिए नॉर्मली हमने कोई केमिकल रिएक्शन करना होता है तो बहुत टाइम भी लग जाता है, तो हमें 24 आवर्स लग जाते हैं, लेकिन ये इतना स्लो केमिकल प्रोसेस है कि इसे प्रोसीड होने में 500 मिलियन ईयर्स रिक्वायर होते हैं। तो ये बहुत ही स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। अगेन यहाँ पे बायोकेमिकल का वर्ड मेंशन है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए या प्रोसीड होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक्ट करते हैं। बैक्टीरियल और फंगल अटैक होता है, उसी के नतीजे में डिकम्पोजिशन होती है। हमने शुरू में जब डिकम्पोजिशन का वर्ड मेंशन किया तो आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन करने के लिए हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और फंजाई ही वहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत ही स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो हवा की गैर मौजूदगी में होता है, अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जिसे कंप्लीट होने में बहुत वक्त लग जाता है, तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स। तो यहाँ पे एक और बात भी आपने मेंशन कर देनी है, याद रखनी है कि हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, क्योंकि ज़मीन की सतह की बात नहीं हो रही, बिनेथ द सरफेस ऑफ अर्थ बात हो रही है, ज़मीन की सतह के नीचे। मैंने पहले मेंशन किया जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं ज़मीन में तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। ज़मीन की 7 लेयर हैं और 7वीं जो लेयर है उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ज़मीन की सतह में डेप्थ में चले जाएंगे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा तो जो भी मटेरियल होगा उस पर टेम्परेचर बढ़ने से डिकम्पोजिशन भी फास्ट हो जाएगी, प्रेशर बढ़ने से जाहिर है वो सप्रेस होगा और मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन होने में उससे आसानी होगी। इसीलिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जब हमें चाहिए होता है उसके नतीजे में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा अरसे तक जब ये दोनों कंडीशंस रिक्वायर रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं किसी मटेरियल को, तो वो डिकम्पोज हो जाता है और कन्वर्ट इनटू कोल हो जाता है। हम ये कहते हैं कि वुड तकरीबन 40% कार्बन पर मुश्तमिल होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन पे डिपेंड करता है। एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन का मतलब कितनी वुड कन्वर्ट इनटू कोल हुई है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास 40% कार्बन कंटेंट है अगर लकड़ी के अंदर, तो कितनी लकड़ी कन्वर्ट इनटू वुड कोल हो रही है। तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो कन्वर्जन होगी। वुड कंटेन 40% कार्बन, सो डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फाउंड। कौन कौन सी हैं उसमें? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। अब हम इसमें परसेंटेज देख लेते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कोल के हवाले से। हम 3 जो है वो 4 मेजर टाइप्स डिस्कस करते हैं, उसमें सिर्फ परसेंटेज ऑफ कार्बन का डिफरेंस है। सबसे पहले पीट है, इसमें 60% कार्बन पाई जाती है। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है यूज्ड इन किल। आमतौर पे जो भट्टों में इस्तेमाल होने वाली कोल या कोयले की टाइप होती है, बहुत ही इन्फीरियर मीन घटिया क्वालिटी की ये जो कोल है इसको इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे लकड़ी के पर्पस के लिए या बर्निंग प्रोसेस के लिए। सेकेंड जो है, और इसमें 60% कार्बन कंटेंट है। सेकेंड है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 70% कार्बन मौजूद होता है। ये एक सॉफ्ट टाइप है कोल की, यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन। इसे वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ टेम्परेचर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही होती है। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस में 80% कार्बन कंटेंट है, कॉमन वैरायटी है कोल की, और इससे हाउस होल्ड, ये जो घरों में कोयला इस्तेमाल होता है वो बिटुमिनस कोल होता है। टाइप्स ऑफ कोल की लास्ट जो हमारे पास और सबसे सुपीरियर क्वालिटी है दैट इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो 90% कार्बन कंटेंट है, और इसके अलावा इसमें सुपीरियर क्वालिटी हार्ड कोल है। इसे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग हीट। सो यहाँ तक आपने देखना है। नेक्स्ट